हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में स्वागत दोस्तों आपका। इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे गुणधर्म की। तीसरा गुणधर्म क्या है? आवेश का संरक्षण, यानी कि आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है। इसके अंतर्गत हम एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें क्या होता है कि जो सोडियम होता है, जो Na+ था, वो क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? NaCl। और ये कहां पर होती है रिएक्शन? विलगित निकाय के अंतर्गत। विलगित निकाय किसे कहते हैं? विलगित निकाय वो निकाय होता है जिसके अंतर्गत, यानी कि कोई एक ऐसा निकाय होता है जिसमें न तो बाहर से कोई आवेश दे सकता है और न ही कोई बाहर ले सकता है। ऐसा निकाय विलगित निकाय कहलाता है। और उस निकाय के अंतर्गत ये रिएक्शन होती है। जो सोडियम+ बना था और जो Cl- बना था, दोनों रिएक्ट करके NaCl बनाते हैं। यानी कि ये जो वाला भाग है वो है प्रक्रिया के पूर्व वाला भाग और ये है प्रक्रिया के पश्चात वाला भाग। अब इसके अंतर्गत हमें देखना है कि जो आवेश है और जो बाद वाला आवेश है वो बराबर है कि नहीं है। यही होता है आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। इसको देखते हैं कि Na+ और Cl- दोनों रिएक्ट करके NaCl, तो प्रक्रिया के पूर्व कुल धनावेश कितना है? तो प्रक्रिया के पूर्व कुल धनावेश की बात करते हैं तो कुल धनावेश कितना है? +1, यानी कि +1 -1, तो कुल धनावेश कितना हुआ? सिर्फ +1। अब प्रक्रिया के पश्चात देखते हैं। प्रक्रिया के पश्चात NaCl पर कोई आवेश नहीं है, यानी कि 0। अब बात करते हैं प्रक्रिया के पूर्व कुल ऋणावेश। प्रक्रिया के पूर्व कुल ऋणावेश कितना है? -1, यानी कि कुल ऋणावेश, टोटल ऋणावेश की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज कितना है? -1। और प्रक्रिया के पश्चात कितना आवेश है? ऋणावेश तो है 0। ना तो हमें यहाँ प्लस दिख रहा है ना माइनस दिख रहा है, यानी कि ऋणावेश कितना है? 0 है। अब बात करते हैं प्रक्रिया के पूर्व कुल आवेशों की संख्या, यानी कि कितने आवेश है टोटल प्रक्रिया के पूर्व। तो यहां पर +1 एक आवेश है, -1 एक आवेश है, तो इन सबको जोड़ करके 2 आवेश। आवेशों की संख्या की बात की गई है यहां पर, यानी कि एक प्लस का आवेश एक माइनस का आवेश, तो 2 आवेश हो गए ना। तो ये आवेशों की संख्या की बात की गई है और यहां पर आवेश कितना है? 0। ना तो कोई प्लस दिख रहा है ना कोई माइनस दिख रहा है, यानी कि कोई नहीं है, तो 0 आवेशों की संख्या है। अब तीसरा पॉइंट देखो, ये है मेन पॉइंट क्या है हमारा? 4th वाला पॉइंट। प्रक्रिया के पूर्व नेट आवेश की बात करते हैं, कुल आवेश। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या देखा था? कुल आवेश यानी नेट आवेश को कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ करके, उनका बीजगणितीय योग करके। तो नेट आवेश +1, इसको जोड़ेंगे -1 के साथ, तो हमारे पास नेट आवेश कितना आ जाता है? 0। यही हमारा मेन पॉइंट है। और प्रक्रिया के पश्चात जो नेट आवेश है वो तो हमें वैसे ही दिख रहा है 0। तो इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत हमें क्या चीजें सेम मिलती है? दोनों में हमें दोनों में सेम चीज मिलती है, नेट आवेश। यानी कि जो नेट आवेश होता है वो प्रक्रिया के पूर्व भी 0 होता है और प्रक्रिया के पश्चात भी 0 होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। तो यहां पर मैं लिख देता हूं। तो हम यहां कह सकते हैं कि प्रक्रिया के पूर्व तथा प्रक्रिया के पश्चात, प्रक्रिया के पूर्व व प्रक्रिया के पश्चात जो नेट आवेश होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि प्रक्रिया के पूर्व जितना आवेश है और प्रक्रिया के बाद जितना आवेश रहेगा वो दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। यानी कि सूत्र के रूप में लिखे तो σQ I का मतलब हो जाएगा इनिशियल, यानी कि प्रारंभिक नेट आवेश, तथा σQF यानी कि फाइनल, यानी कि अंतिम। प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात दोनों आवेश क्या होंगे? बराबर। ये होता है हमारे पास तीसरा गुणधर्म। अब बात करते हैं 4th पॉइंट की, यानी कि 4th गुणधर्म क्या है? द्रव्यमान में परिवर्तन। इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक वस्तु ले रखी है, ये वाली उदासीन वस्तु है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं और इसका जो द्रव्यमान है वो है m।
कैपिटल M। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो द्रव्यमान होता है ना दोस्तों, वो होता है 9.108 इंटू 10⁻31 kg। अब क्या करते हैं कि हम इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन को देते हैं, यानी कि हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाए इस वस्तु में। तो हमें पता है कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो नेगेटिव होती है। और उसका द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान में क्या होगा, द्रव्यमान अगर मान लो कि एक वस्तु है, उसमें हम कुछ तिनका भर भी डालते हैं कुछ चीज, तो उसमें द्रव्यमान बढ़ता ही है ना, सदैव बढ़ेगा। तो ये कौन सी वस्तु हो गई, नेगेटिव। नेगेटिव आवेश आने के कारण क्या हो गई, नेगेटिव वस्तु हो गई। अब इसके द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान क्या होगा, और इस वस्तु का जो द्रव्यमान है हम मान लेते हैं m डैश, ठीक है। इसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि हम किसी वस्तु में कुछ भी देंगे, थोड़ा तिनका भी देंगे, तो उसमें क्या होगा, द्रव्यमान में वृद्धि होगी, द्रव्यमान बढ़ेगा। तो इसमें द्रव्यमान में वृद्धि, तो द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई उसको देखते हैं। तो द्रव्यमान में वृद्धि का मतलब है कि जितने हमने इसमें इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसको यदि हम एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा कर देते हैं तो उसके ऊपर आ जाता है द्रव्यमान में वृद्धि। कितने इलेक्ट्रॉन दिए हमने, एक, इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जैसा कि हमने उसमें भी किया था एक इलेक्ट्रॉन का आवेश करके, ठीक है। अगर मान लो कि हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन न दे करके दो इलेक्ट्रॉन दिए, इसके द्रव्यमान में जो वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर इसमें अगर हमने n दिए तो इसके ऊपर आवेश कितना, द्रव्यमान कितना बढ़ जाएगा, n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये हो जाएगा इसमें द्रव्यमान में वृद्धि। अब मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, ये वस्तु है। अब इस वस्तु में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, निकालते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि ये वस्तु कौन सी हो जाएगी, धनावेशित। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, हमें पता है कि जब किसी वस्तु में से कुछ भी निकाला जाता है, मान लेते हैं कि एक समुद्र है, उस समुद्र में से अगर कुछ एक घड़ा जल निकाला जाए तो लॉजिकली उसके अंतर्गत पानी तो कम होगा। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें कि एक समुद्र है, उसमें से घड़ा निकाला जाता है पानी का, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रैक्टिकली बात है। बट लॉजिकली बात करें तो उसमें एक घड़ा तो कम हुआ है ना। तो ऐसे ही इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो क्या होगा, कम होगा। तो इसमें द्रव्यमान में कमी। द्रव्यमान में कमी कितनी हो जाएगी, हमने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, निकाले हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यदि हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन न निकाल करके 3 निकालते तो यहां पर 3 हो जाता। इसी प्रकार से यदि हम n निकालेंगे तो इसमें n गुणा हो जाएगा। ये हो गया द्रव्यमान में वृद्धि और द्रव्यमान में कमी। अब बात करते हैं द्रव्यमान में परिवर्तन कितना आया, तो दोनों का मर्ज करते हैं। तो द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन कितना होगा, इसका जो द्रव्यमान है उसको हम मान लेते हैं m डबल डैश, ठीक है। तो यहां पर होगी द्रव्यमान में वृद्धि, द्रव्यमान में कमी, हम लिख देते हैं यहां पर दोनों का मर्ज करके दोनों द्रव्यमान में परिवर्तन। वो कितना आएगा, n और n, इसमें वृद्धि है इसमें कमी है, यानी कि प्लस और माइनस। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान को हम क्या लिख देते हैं यहां पर, me, ये लिख दिया हमारे पास me, और इसको द्रव्यमान में परिवर्तन को लिखते हैं डेल्टा m, इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस nme। ये हो गया हमारे पास द्रव्यमान में परिवर्तन का सूत्र। और जो यहां पर n है वो क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये हमारे पास सूत्र हो गया। अब बात करें कि उदासीन वस्तु का द्रव्यमान जो है वो ऋणावेशित वस्तु से कितना कम है, और जो धनावेशित है वो कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो उदासीन वस्तु है उसका द्रव्यमान ऋणावेशित से तो क्या होगा, कम होगा द्रव्यमान,
ये हो गया एम डैश। और जो धनावेशित है उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसा पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर